हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो टर्म्स हैं आपकी अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आगे 11th क्लास में और फिर आगे 12th क्लास में बहुत काम आएंगी ये। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास प्रोप्राइटर। देखो बेटा, प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर होता है जो आपके बिजनेस का मालिक होता है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑनर ऑफ ए बिजनेस। और वो क्या करता है? बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल को। ठीक है, जो पैसे लगाते हैं कैपिटल, उसको बोलते हैं। गिव्स द टाइम फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, और वो अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए टाइम भी देता है। रिसीव द प्रॉफिट और बियर लॉस, या तो वो बिजनेस में क्या करता है, लॉस होता है उसका, या वो उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ गया इसी में, प्रोप्राइटर में। वो एक तो ऑनर है, बिजनेस का मालिक है। ठीक है, दूसरा क्या है? वो इन्वेस्ट करता है कैपिटल। ठीक है, और थर्ड वाला है गिव्स हिज टाइम फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, और लास्ट में है रिसीव द प्रॉफिट और बियर लॉस। या तो वो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है उसको साल के एंड में, या तो उसको लॉस होता है। ठीक है, तो जो लॉस उसी को होता है, इसलिए बियर लॉस लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो आ गया प्रोप्राइटर। सेकंड पॉइंट है बेटा आपके पास कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? ठीक है जी, कैपिटल क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वही आ गया जो ऊपर आपने पढ़ा, जो मालिक होता है बिजनेस का। वो बिजनेस में जब कैश इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर वाइल स्टार्टिंग बिजनेस कैन बी गुड्स और एसेट्स अदर देन कैश। अगर वो कैश के बिना सामान, गुड्स जिससे वो बिजनेस करता है, और एसेट्स भी लाता है, तो एसेट्स होता है जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, बिल्डिंग होती हैं, फर्नीचर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो वो बिजनेस में गुड्स और एसेट्स भी ला सकता है। वो कैश में भी ला सकता है, एसेट्स और गुड्स में भी ला सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक तो अमाउंट ऑफ कैश ला सकता है जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दूसरा वो ला सकता है प्रोप्राइटर वाइल स्टार्टिंग बिजनेस। ठीक है जी, और फिर आ गया कैन बी गुड्स और एसेट्स अदर देन कैश। कैश के बिना भी वो ला सकता है। क्या क्या? गुड्स और एसेट्स भी ला सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे ड्राइंग्स। The cash or goods withdrawn by the owner from the business for his personal uses. जो ऑनर है बिजनेस का, प्रोप्राइटर है, जिसका बिजनेस है, जो मालिक है, वो अगर बिजनेस में से कैश निकाले, गुड्स निकाले, ठीक है, विड्रॉ बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से निकालेगा और यूज़ करेगा पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए। गुड्स लेके जाएगा, अगर उसके किराने की दुकान है तो गुड्स लेके जा रहा है, तो वो अपने घर के लिए यूज़ करेगा। अगर वो बिज़नेस में से कैश निकाल रहा है, अपने बच्चे की फ़ी पेड कर रहा है, अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, पर्सनल इंश्योरेंस जिसको आप लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, तो उसको आप ड्राइंग्स बोलेंगे। चाहे वो कैश निकाल रहा है, चाहे वो गुड्स निकाल रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें जब वो निकाल रहा है, किसके लिए? ड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए निकाल रहा है। अगर वो बिजनेस के लिए निकाल रहा है फिर ड्राइंग्स नहीं होता है। ठीक है, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो उसको आप ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस जो होती है वो कैश में भी हो सकती है, उधार पे भी हो सकती हैं। ठीक है, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज ए
ट्रांजैक्शन, कोई भी डीलिंग होगी दो लोगों के बीच में उसको आप ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी टू अनदर। परचेज या सेल, जब आप खरीदेंगे या आप बेचेंगे गुड्स और दूसरी पार्टी से। फिर सेकंड पॉइंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, उसमें आपका रिसीप्ट होगा जब पेमेंट होगा कैश का। देखिए ज़रा आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपकी पेमेंट होती है कैश की, ठीक है। अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश पे तो अब आपकी रिसीप्ट होती है, तब आप पैसे रिसीव्ड करते हैं। ओके, देखिए कैश ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन व्हेन कैश इज़ पेड और रिसीव्ड, कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है, पैसे आते हैं जब रिसीव्ड करते हैं, जब हम पेड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, इन केस द पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ कैश इज़ ऑन होल्ड फॉर फ्यूचर डेट, उसको हम होल्ड कर देते हैं, मतलब कि फ्यूचर डेट पे। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो आप सप्लायर को बोलते हैं कि हम 1 महीने के बाद देंगे या 2 महीने के बाद देंगे या 15 दिन के बाद देंगे, ठीक है। जो आपकी आपस में डीलिंग है उसी पे डिपेंड करता है। और अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो तब भी आप कस्टमर आपको बोलता है कि मैं आपको थोड़े दिन के बाद पैसे दूंगा, ठीक है। तो उसमें कैश जो है वो ऑन होल्ड पे हो जाता है, फ्यूचर में चल के मिलता है जब हम पेड करते हैं, ठीक है। अगर आपने परचेज किया तो हम पेड करते हैं, अगर आप सेल किया हुआ तो हम रिसीव्ड करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें भी आप फिर से ध्यान से देख लो कि आप क्या करते हो, क्या करते हैं आप। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज ए ट्रांजेक्शन, दो बंदों के बीच में जो डीलिंग होगी वो ही ट्रांजेक्शन होगी। उसमें एग्जांपल आपको बताया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी टू अनदर, फिर है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, ठीक है। और फिर है आपका कैश ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैश इज पेड और रिसीव्ड होता है, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। फिर उसके बाद जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो पेमेंट और रिसीप्ट होता है जो, वो क्या होता है, ऑफ कैश इज ऑन होल्ड फॉर फ्यूचर डेट, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे है आपके पास वोचर्स। आगे है आपके पास वोचर्स। तो वोचर्स में क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वोचर्स जो होते हैं वो आपको मैंने बताया भी था कि जो वोचर्स होते हैं उसी से आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, ठीक है। विल केप्ट एज ए एविडेंस, क्योंकि उसको हम एविडेंस मानेंगे। कल को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में हम उसको एज ए एविडेंस शो कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एविडेंस है, ठीक है। और उसके ही बेस पे आप ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड करते हैं, ठीक है बच्चों। वोचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके बिहाफ पे ही आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में, उसके बाद वो एक एविडेंस है, एक प्रूफ है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर बॉट फ्रॉम ए सप्लायर, ही गिव्स ए कैश मेमो, द कैश मेमो इज ए वोचर फॉर द पेमेंट, ठीक है जी। वो आपको एक सप्लायर जो आपका है वो आपको एक कैश मेमो देगा, जिस कैश मेमो को हम वोचर बोलेंगे फॉर द पेमेंट, उसको हम पेमेंट करेंगे जिससे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका गुड्स, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड और सेलिंग पर्पसेस। हम ऐसे वाले जो गुड्स हैं, जो ऐसे वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसे वाले आइटम्स हैं जिसको हम खरीदते हैं सेलिंग पर्पस के लिए, नॉट फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पस। जिसको आप परचेज करते हैं सेलिंग पर्पस के लिए उसको आप क्या बोलते हैं, गुड्स। जो आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको आप खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को और फिर उसको आप सेल करेंगे तो उसी को आप गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा फर्नीचर का शोरूम चला रहा है तो वो फर्नीचर खरीद के लाएगा और फिर सेल करेगा। ऐसे ही अगर किसी बंदे की कॉस्मेटिक की दुकान है, कॉस्मेटिक की शॉप है, तो वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदेगा और बेचेगा। ऐसे ही अगर किसी का टीवी का शोरूम है तो वो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, उसमें टीवी, एलसीडी और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, वो चीज़ें आप खरीदेगा, उसको ही वो गुड्स बोलेगा, उसको वो खरीद के लाएगा और उसी को वो बेचेगा, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक और इन्वेंट्री। गुड्स दैट इज रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज़ कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है। जो गुड्स आप देखो, आप जब साल के एंड में आप
अकाउंट क्लोज करते हैं तो सारा सामान तो बिकता नहीं है, क्योंकि आपके पास शोरूम में काफ़ी सामान बचा होता है, तो वो जो बच जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको आप स्टॉक बोलते हैं, और इन्वेंट्री भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर होता है द पर्सन हु टेक्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट। कोई आदमी हमसे उधार पे सामान खरीदता है जब वो हमसे सर्विसेज लेता है। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो अगर आपसे सर्विसेज ले चुका है और जब वो हमसे गुड्स ले चुका है उधार पे, उधार का मतलब क्रेडिट का मतलब उधार, मतलब कि पैसे नहीं दिए अभी, ठीक है, पैसे नहीं दिए, बाद में दे देगा, ठीक, उसको हम बोलते हैं डेटर्स, DEBTOR, जिसको आपने क्रेडिट सेल्स की होती है। और इसको क्या बोलते हैं? देखो, एक तो वो क्या करेगा, हु टेक्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस, मतलब जो हमारा बिजनेस है उससे, ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है इट आल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल, और उसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? डेटर्स को ही बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। देखो, डेटर्स कौन होते हैं? जो हमसे गुड्स और सर्विसेज लेते हैं हमारे बिजनेस में से ऑन क्रेडिट पे, और दूसरा नाम है उसका अकाउंट रिसीवेबल। डेटर और अकाउंट रिसीवेबल एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स उसके अपोजिट में हो गया, द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड। देखिए ज़रा, फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट। अब हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन से गुड्स या सर्विसेज परचेज्ड की हैं, ठीक है, उधार पे ली हैं, जो गुड्स खरीदे हैं हमने, या हमने किसी बंदे से सर्विसेज ली हैं लेकिन उधार पे, ऑन क्रेडिट, ठीक है, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन टर्म्ड एज अकाउंट्स पेबल, ठीक है। देखिए बेटा आगे क्या है आपके पास, एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज दैट बिजनेस हैज़ एक्वायर्ड आर परचेज्ड दैट एंड दैट हैज़ मनी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू है, जिसको आपने एक्वायर्ड किया, जिसको आपने खरीदा है, ठीक है। किसके लिए खरीदा है? बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए आपने खरीदा है इसको, तो उसको आप क्या बोलते हैं? दैट बिजनेस हैज़ एक्वायर्ड और परचेज्ड, ठीक है, दैट हैज़ मनी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू भी है। हेल्प इन जनरेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो, हमारे को वो फ्यूचर में चल के कैश फ्लो में जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। एंड एसेट्स में भी डेप्रिसिएटेड ओवर टाइम, और उसकी वैल्यू भी रिड्यूस होती है। डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है किसी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होनी, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो हमारा फर्नीचर है, हमारे ऑफिस में फर्नीचर लगा हुआ है, तो फर्नीचर जब लगा हुआ है उसको हम खरीद के लाते हैं, तो वो फर्नीचर कैसे यूज़ होता है? देखो, जैसे मान लो आपके स्कूल में ही डेस्क लगे हुए हैं, अभी डेस्क लगे हैं तो एक सेशन आएगा, फिर दूसरा सेशन आएगा, 4-5 सेशन में बच्चे उसमें बैठ जाएंगे। तो स्कूल ने तो एक ही बार डेस्क खरीदे थे, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू मतलब कि क्या हुआ, वो हमें यूज़ होता रहा अगले अगले साल में, तो वो उसकी हम उसमें से बेनिफिट लेते रहे, क्योंकि उसमें आके स्टूडेंट बैठते रहे, और स्टूडेंट जब बैठते रहे तो उसमें से हमें कैश फ्लो होता रहा, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब, कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि पैसे आते रहे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएट भी होती है, एंड एसेट्स में भी डेप्रिसिएटेड, उसकी वैल्यू कम भी होती है। जब भी कोई एसेट्स यूज़ होता है उसकी वैल्यू कम होती है। कि मान लो अगर किसी कोई डेस्क सामने 2000 रुपये का एक ख़रीदा था, तो आने वाले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसकी वुड ख़राब हो जाएगी, उसका जो और मटेरियल लगा हुआ वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको हम स्क्रैप कर देंगे, जिसको कबाड़ बोलते हैं, उसको कबाड़ में डाल देंगे, तो वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एसेट्स कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इन नेचर, जो एसेट्स होते हैं वो टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं, मतलब कि वो दिखाई भी देते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं भी देते हैं। वो आगे चल के हम अगले टॉपिक्स पे मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, टेंजिबल और इनटेंजिबल्स। टेंजिबल होते हैं जो हमें दिखते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल होते हैं जो नहीं दिखते,
ठीक है। एग्जाम्पल आपको एसेट्स की एग्जाम्पल्स बता रहा है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, कैश आपका एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल जो हमने डेटर्स से पैसे लेने थे, ठीक है, उसी को अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है क्लोजिंग वाला। बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। एंड अदर्स, इंटेंजिबल का मतलब जो हमारी मतलब कि हमारी क्या होते हैं, गुडविल जो होता है हमारी रेपुटेशन, ठीक है, उसको आप गुडविल बोलते हैं। वो इंटेंजिबल होती है, वो दिखती नहीं है, ठीक है। अगले टॉपिक्स में आपको वो मैं पूरा क्लियर करके दूंगा। करंट एसेट्स, तो अब एसेट्स के भी टाइप्स हैं। पहला वाला है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो होता है जो आपका विद इन ईयर्स में कैश में कन्वर्ट होता है। देखिए ज़रा ये क्या बोलता है, करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश टिपिकली विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए एसेट्स, उसको आप करंट एसेट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज्ड एंड आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। और ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उसको आप मतलब कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका एसेट्स और उसके टाइप्स, ठीक है। फिर आपके बाद है उसके बाद है आपके पास लाइबिलिटीज़। ए कंपनीज डेट्स आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इंकर्ड ड्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशन। तो क्या होता है, एक कंपनी का जो डेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमने देना होता है, ठीक है। एसेट्स होता है जो हमारे फ्यूचर में फ़ायदा करती हैं और इसको आपने पेमेंट करनी होती है फ्यूचर में चल के, ठीक है। जो आपने खर्च किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशन वही आपके पेमेंट करनी होती हैं, उसको आप लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसमें भी आपकी 2 टाइप्स की लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ पेएबल विद इन ए ईयर, ठीक है, एसेट्स का अपोजिट में है, ठीक है। तो एसेट्स का अपोजिट है लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ होती है जो 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती हैं, और लॉन्ग टर्म पे लाइबिलिटीज़ हैं जो 1 साल के बाद में पेमेंट करनी है, ठीक है। फिर है उसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कंपेयर्स द रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस, रेवेन्यू होता है जो आप सेल्स से पैसे आते हैं, जो आप कस्टमर से पैसे लेते हैं उसको रेवेन्यूज़ बोलते हैं। विद एक्सपेंसेस ओवर ए गिवन टाइम पीरियड, उसको आप कंपेयर करते हैं जो आपके खर्च हुए हैं, ठीक है, तो उसको ओवर ए गिवन टाइम पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट प्रॉफिट, और उसको आप क्या करते हैं फिर कैलकुलेट प्रॉफिट करते हैं। मान लो आपका रेवेन्यू है 10 लाख रुपया और आपके सारे टोटल एक्सपेंसेस जिसमें परचेजेस भी था और भी एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो सारे मिला के और वो बन गए 8 लाख, और 10 लाख आपका रेवेन्यू था, उसका डिफरेंस होगा 2 लाख, वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके पास बैलेंस शीट, ए फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट समराइजेज ए कंपनीज एसेट्स, दैट इट्स ओन्स, लाइबिलिटीज दैट इट ओज एंड ऑनर्स आर शेयर होल्डर इक्विटी एट ए गिवन टाइम। जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो उस टाइम के लिए दी जाती है, जिसमें एसेट्स होते हैं जो आपने लेना है और लाइबिलिटीज़ होती हैं जो देना है, एंड ऑनर्स और शेयर होल्डर इक्विटी, उसमें जो शेयर होल्डर्स और जो मालिक है उसकी इक्विटी, उसके कैपिटल और दिए होते हैं गिवन टाइम के, ठीक है। फिर आपके पास ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ ए रिबेट granted by the seller to the all buyer to promote sales। तो जो सेलर होता है बेटा वो सभी बायर्स को एक मतलब कि रिबेट देता है, एक छूट देता है, भाई तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में। फिर आ जाता है कैश डिस्काउंट, इट डिडक्टेड बाय क्रेडिटर्स टू ए डेटर टू प्रमोट कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स के लिए ये डिडक्ट करता है। गिवन टू ओनली दोज कस्टमर्स हु पे बिफोर ड्यू डेट इन कैश, जो आपने डेट दी होती है उससे पहले अगर वो कैश में दे देंगे तो उसको हम दे देते हैं ये वाला कैश डिस्काउंट। रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इसको अकाउंट्स में शो करना है। फिर है उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू इज़ एनी मनी अर्न बाय द बिजनेस, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड और सेल्स, जिसका एग्जांपल बताई हुई है, डिविडेंड्स मिलते हैं जो आप शेयर्स के ऊपर मिलते हैं आपको, और सेल्स को भी आप रेवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस इज़ एनी कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस, ये एक कॉस्ट है जो बिजनेस ने खर्च किया है, इंकर्ड होता है खर्च करना, बाय द बिजनेस, फॉर एग्जांपल रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये सारे खर्च होते हैं जो खर्चे होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू इन एन एसेट ओवर टाइम, जो आपका एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है,
ठीक है, एक बार पहले भी मैंने बताया, फिर से सुन लो। जैसे मान लो हम एक बाइक खरीदते हैं, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदते हैं, तो बेटा फर्स्ट ईयर में 1 लाख की लेते हैं, नेक्स्ट ईयर में वो 1 लाख की आपकी नहीं बिकती, क्योंकि उसको यूज़ किया होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 10% 20% कम हो जाती है। मान लो 20% कम होगी तो उसकी अगले साल उसकी वैल्यू 80,000 रह जाएगी। ऐसे ही फिर अगले साल और बेचेंगे तो और कम हो जाएगी, ऐसे और तीसरे साल में बेचेंगे तो और कम हो जाएगी। जैसे जैसे कोई भी एसेट्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है जब जब वो यूज़ होता रहता है, ठीक है। Bad debts, very important. The amount which possibly will not be recovered from the debtors. अब आपको debtors पहले पता चल चुके हैं। debtors कौन होते हैं? जिनसे पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की होती है या उनको क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। और जो डेटर्स पैसे नहीं देते हमको फ्यूचर में चल के, उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। तो बिकॉज टू देयर डिसेबिलिटी टू पे, तो डिसएबिलिटी टू पे, वो हमें नहीं पेड करते हैं, इसलिए हम उनको बैड डेट्स बोलते हैं। वैसे आपको डेट्स के बारे में बता दूं, 3 टाइप्स के डेट्स होते हैं, 3 टाइप्स के डेटर्स होते हैं। एक होता है गुड, जो पैसे दे देता है। एक होता है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है कि वो हो सकता है थोड़े दे, 50% दे, 80% दे, या हो सकता है पूरे 100% भी दे दे, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक होता है गुड जो सारे पैसे देता है, एक होता है आपका डाउटफुल जो जिस पे शक है, वो थोड़े देगा, कम देगा, या बिल्कुल ठीक है, जब 100% भी दे सकता है। और एक होता है बैड डेट्स जो कभी पैसे देता ही नहीं, एक बार सामान लिया फिर वो दिखेगा नहीं आपको, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं, वो बिजनेस के लिए लॉस हो जाता है। फिर है उसके बाद इंसॉल्वेंसी, एक कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन नो लॉन्गर बी एबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि कोई इंडिविजुअल, कोई सिंगल आदमी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे लॉन्गर टाइम के लिए नहीं अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पेमेंट नहीं कर सकते विद लेंडर व्हेन देयर डेट्स कम ड्यू, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जो बंदा पेमेंट नहीं दे सकता अपनी, ठीक है, जिसका बिजनेस लॉस में चला गया है, उसको क्या होता है, कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है उसको डिक्लेयर करता है, ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है। अगर जिस बंदे को, जिस इंडिविजुअल को कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिक्लेयर कर दे, तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट जो होता है वो पैसे नहीं पेड कर सकता है, तो जब नहीं कर सकता है तो वो भी बिजनेस के लिए लॉस होता है, ठीक है जी।